नीरज बड़ी देर से आईने के आगे बाल संवारते खड़ा था। अभी वो हेयर जेल निकाल कर लगा ही रहा था कि विनोद बोल पड़ा, यार हद कर दी तूने तो, बाल संवारने में इतनी देर तो लड़कियां भी नहीं लगाती। जल गया ना मेरे बालों की खूबसूरती देखकर। नीरज हंसा, इतने रेशमी और काले घने बाल हैं मेरे, तो फिर क्यों ना ढंग से संवारूं उन्हें। यार, विनोद ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, तू लड़की देखने जा रहा है कि उन्हें अपने बाल दिखाने। नीरज कुछ बोलने ही वाला था कि उसकी माँ सरिता एक गिफ्ट पैक लिए वहां आई और विनोद को थमाती हुई बोली, एक गिफ्ट अपने पास संभाल के रख ले तू, इस लापरवाह को दूंगी तो पता नहीं कहाँ घुमा दे। जब लड़की के माँ बाप नीरज को कुछ भेंट दे तब ये पैक तो चुपके से नीरज को देकर कह देना लड़की को देने के लिए। ये सुनते ही नीरज भड़क गया, क्या मॉम, आप तो मुझे अब भी प्ले स्कूल में पढ़ने वाला मुन्ना समझती हो। अरे अब मैं 26 साल का हो गया हूँ और एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर हूँ, पर घर में तो कोई इज्जत ही नहीं मेरी, इसीलिए नहीं ले जा रहा मैं आप लोगों को साथ में, नहीं तो वहाँ भी मुझे यूं ही नकारा साबित करने पर तुल जाती। विनोद उसे समझाते हुए शांत करने लगा, ओहो कूल डाउन यार, अब तू यूं चिढ़ेगा तो फिर तेरे चेहरे पर वैसे ही एक्सप्रेशन दिखेंगे चिढ़ने वाले, इसलिए चल अब ये बिगड़ना छोड़ और जाके आंटी का आशीर्वाद ले। नीरज ये सुनते ही प्यार से गले लग गया अपनी मॉम के और बोला, मॉम मैं अच्छा दिख रहा हूँ ना। मॉम कुछ बोलती कि नैना की चुलबुली आवाज आई, काजल का टीका लगा दो मॉम आज तो भैया को। नैना की बात सुनकर नीरज ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाया, आ गई बंदरिया तू, देख कहीं तू ही नजर ना लगा देना मुझे। नैना का गोरा चेहरा लाल हो गया गुस्से से, अपने लंबे खुले बालों को पीछे झटकती हुई वो मुंह बनाकर बोली, बस बस, वो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंट बढ़ाने के लिए मैं यूं ही तारीफ कर बैठी, यूं ज्यादा आसमान पर चढ़ने की जरूरत नहीं। वो तो हमें साथ नहीं ले जा रहे तुम, नहीं तो वहां जाकर ऐसी पोल खोलती तुम्हारी की सारी हीरोगिरी धरी की धरी रह जाती हूँ। सरिता ने हंसते हुए बड़े लाड से नीरज को गले लगाते हुए कहा, मेरा बेटा तो बॉर्न हीरो है, इसलिए तो मैंने इसके लिए अपनी फ्रेंड ऋतुजा की बेटी ऐश्वर्या को चुना है। अब बरसों बाद वो लोग कनाडा से लौटकर देहरादून में शिफ्ट हुए हैं। नैना आंखें मटकाकर बोली, तो फिर हम क्यों नहीं जा रहे हैं भैया के साथ आपकी फ्रेंड के यहाँ। अरे मैं और तेरे पापा तो लास्ट वीक ही जाकर देख और पसंद कर आए हैं ऐश्वर्या को, जब तू हॉस्टल में और नीरज मुंबई में था। अब तो बस नीरज और ऐश्वर्या को मिलना देखना है एक दूजे को, अगर बात बन गई तो फिर इस संडे हम सब जाकर शगुन कराएंगे। ओहो, नैना बोली, मीन्स अभी एक सप्ताह लगेगा मुझे और अपनी होने वाली भाभी से मिलने के लिए। विनोद बोला, अरे हम ढेर पिक्स खींच ले आएंगे ऐश्वर्या की, फिर देख लेना जी भर। ऐश्वर्या नहीं भाभी बोल उसे, नैना ने विनोद को घूरते हुए कहा, तो सब हंस पड़े। तभी विनोद बोल पड़ा, पर आंटी आपने क्यों नहीं खींची ऐश्वर्या जी की पिक्स, हम भी देख लेते अभी ही। सरिता मुस्कुरा पड़ी और बोली, हमने तो खींची है पिक्स, पर मैं चाहती हूँ कि नीरज उसे डायरेक्ट आमने सामने ही देखे। ओहो, लगता है आप पर तो जादू ही कर दिया है आपकी फ्रेंड की बिटिया ने। नैना और विनोद एक साथ बोल पड़े, ओह गॉड, कितनी देर हो गई हमें, आधा दिन तो यहीं ढल गया। नीरज ने बेचैनी से कहा, दिल्ली से भी देहरादून पहुंचने में घंटों लग जाएंगे। सरिता ने तुरंत अपने नौकर राम किशन को बुलवाकर नीरज और विनोद का सामान गाड़ी में रखवाया और आरती करके दोनों को तिलक लगाकर विदा किया। साथ ही नसीहत भी कि वे लोग गाड़ी धीमे चलाएंगे और बीच बीच में कॉल जरूर करेंगे। जल्दी ही नीरज की गाड़ी हाईवे पर स्पीड से भाग रही थी और फुल स्पीड से बज रहा वेस्टर्न म्यूजिक उनके जोश को और बढ़ा रहा था। कोई 3-4 घंटे बाद नीरज ने गाड़ी एक होटल के पास रोकते हुए कहा, चल यार थोड़ा कुछ नाश्ता वगैरह कर फिर आगे बढ़ते हैं। दोनों गाड़ी पार कर अंदर आकर बैठ गए और मनपसंद स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक मंगवाकर आराम से बातों में खो गए। तभी नीरज की मोबाइल रिंग बज उठी, देखा तो मॉम थी उसकी। नीरज ने कॉल रिसीव करते हुए हेलो कहा और थोड़ा झुंझलाहट में बोलने लगा, क्या मॉम, अभी तो हम निकले ही हैं, अभी तो बस दिल्ली से ही बाहर आप आए हैं हम और आप कॉल करने लगी। सरिता ने हंसते हुए कहा, बस बस ज़्यादा चिढ़ मत, मैं बोल रही थी कि रात होने पर ड्राइव मत करना गाड़ी, रुक जाना कहीं पर। ओह मॉम प्लीज, मैं कर लूँगा ना सब मैनेज, नीरज बोला और फिर कॉल कट कर दी। तभी विनोद उठते हुए बोला, चल यार अब शाम ढलने वाली है, चला जाए फिर से। ढलती शाम के साथ दोनों फिर चल पड़े।
मौसम ने अचानक करवट ली और आसमान बादलों से भर गया। ओहो, कहीं बारिश ना होने लगे अब, विनोद बड़बड़ाया। नीरज मौसम की मस्ती में खोया था कि अचानक ही उसकी नज़र सामने पड़ी और वो जोर से चिल्लाया, विनोद गाड़ी रोक। विनोद ने हड़बड़ाकर ब्रेक लगाया और बोला, क्या यार, तू तो मुझे मार ही डालेगा एक दिन। क्या हुआ आखिर जो गाड़ी रुकवा दी हूँ? नीरज ने रोड के किनारे इशारा किया और उतर पड़ा गाड़ी से। पीछे पीछे विनोद भी आ गया। सड़क के किनारे एक लड़की बेहोश पड़ी थी। नीरज ने बोतल से पानी छिटकते हुए आवाज दी, हेलो, उठिए, कौन है आप? विनोद धीमे से बोला, देख, मेरे ख्याल से तो पुलिस को कॉल कर देते हैं और हम चले जाते हैं यहाँ से, फालतू किसी मुसीबत में ना फंस जाए हम। नीरज बोला, नहीं यार, यूँ सुनसान अंधेरी राह में एक लड़की को यूँ अकेले छोड़कर जाना मुझे मंजूर नहीं। तभी वो लड़की कुनमुनाती हुई होश में आई और नीरज विनोद को देखकर घबरा कर उठ खड़ी हुई। कौन है आप लोग? नीरज ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। रेड शेफॉन साड़ी में लिपटा उसका अपूर्व सौंदर्य अंधेरे में भी मानो बिजली की तरह दमक रहा था। उसके घुंघराले लंबे बाल उड़ते हुए उसके चेहरे के इर्द गिर्द भंवरों की तरह मंडरा रहे थे। बड़ी बड़ी गहरे सागर सी आंखों में कई सवाल तैर रहे थे। वो लड़की फिर चिल्ला सी पड़ी, बोलते क्यों नहीं आप लोग, कौन हो? विनोद किसी तरह से बोला, ओ हम तो दिल्ली से देहरादून जाने निकले थे, आपको रास्ते में बेहोश देख रुक गए। वो लड़की अब थोड़ी नर्म पड़ती हुई बोली, ओहो, आई एम सॉरी। और मुझे लगा कि कहीं आप लोग भी उन बदमाश लड़कों के ग्रुप से तो नहीं। बदमाश लड़के? कौन? नीरज अब धीरे से बोला। उस लड़की ने अपनी जलतरंग से मधुर आवाज में कहा, जी वो मैं अपनी गाड़ी से मसूरी जा रही थी, अचानक ही गाड़ी खराब हो गई और मैं उतर कर ठीक कर रही थी कि कुछ बदमाश लड़के आ धमके जिप्सी में। मैं उनके डर से अपनी गाड़ी छोड़कर तेजी से भागी और यहाँ आते ही एक पत्थर से ठोकर लगने से मैं गिरी और बेहोश हो गई। मेरा मोबाइल भी ना जाने कहाँ खो गया। ओहो, आपको यदि एतराज ना हो तो आप हमारे साथ चल सकती हैं। हम देहरादून जा रहे हैं और आगे कहीं रिपोर्ट लिखा देंगे हम आपकी गाड़ी की। नीरज ने विनम्रता से कहा। लड़की थोड़ी देर सोच में गुम हो गई तो विनोद बोल पड़ा, आप परेशान ना हो, अगर नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं यहाँ से। वो लड़की जल्दी से बोली, ओहो, आप प्लीज बुरा ना मानिए, ओके मैं चलती हूँ आप लोगों के साथ। विनोद ड्राइविंग करने लगा और नीरज उसकी साइड में बैठ गया। वो लड़की पीछे की सीट पर बैठ गई। गाड़ी के चलने के साथ ही नीरज रिवर्स व्यू मिरर में उस लड़की को निहारते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, आपका नाम? आपका गुड नेम तो पूछा ही नहीं हमने। मोहिनी। वो लड़की एक बड़ी ही दिलकश मुस्कान के साथ बोली, मेरा नाम मोहिनी है। मोहिनी? वाह, ब्यूटीफुल नेम, नीरज ने तारीफ करते हुए कहा। वो सोचने लगा कि रियली नाम के बिल्कुल अनुरूप है यह सुंदरी, देखते ही मन को मोहने वाली। तभी विनोद सोचते हुए बोल पड़ा, एक्सक्यूज मी मोहिनी जी, पर आप यूं अकेले इतनी दूर सफर पर निकल पड़ी थी, कोई खास वजह है? मोहिनी प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, पहले तो आप प्लीज जी ना लगाएं मेरे नाम के साथ, बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है मुझे, सिर्फ मोहिनी कहिए आप। ओके मोहिनी। विनोद भी हंसते हुए बोला, तो बताइए अब क्यों जा रही थी आप अकेले इतनी दूर? मोहिनी के चेहरे पर अचानक गम की परछाइयां उमड़ पड़ी और दुखी स्वर में बोली, अकेले कौन सफर करना चाहता है? मैं भी अपनी आंटी और अंकल के साथ ही मसूरी जाने वाली थी, जहां मेरे मॉम डैड रहते हैं। दरअसल परसों मेरे डैड और मॉम की सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है, हमें उसी के लिए जाना था, पर अचानक ही अंकल को कंपनी का जरूरी काम आ गया और वह सवेरे आंटी के साथ जर्मनी चले गए। बस इसीलिए फिर मैं अकेली ही चल पड़ी सफर पर। फिर कुछ रुक कर बोली, मैं दिल्ली में एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी में एचआर हूँ। ओह। विनोद और नीरज दोनों ही बड़ी गंभीरता से उसकी बातें सुन रहे थे, या कहे कि वो खो गए थे उसकी बातों में। तभी मोहिनी अपनी मोहक आवाज में बोली, आपने मुझसे तो पूछ लिया, बट आप लोग देहरादून क्या घूमने जा रहे हैं? विनोद हंसते हुए बोला, घूमने नहीं, हम तो देखने जा रहे हैं। तभी उसकी बात काटते हुए नीरज बीच में ही बोला, जी वो हमें घूमने फिरने का बड़ा शौक है, तो बस देहरादून की प्राकृतिक सुंदरता देखने जा रहे हैं। वैसे मैं भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर हूँ मुंबई में, और मेरा बचपन का दोस्त विनोद जो दिल्ली में ही अपने पापा का होटल संभाल रहा है। विनोद ने नीरज को थोड़ा आश्चर्य से देखा कि लड़की देखने जाने वाली बात क्यों छुपाई उसने मोहिनी से। रात बहुत गहरा चुकी थी
मौसम भी तूफानी हो रहा था। विनोद बोला, अब नेक्स्ट टर्न पर एक छोटा सा होटल है, वहीं रात में रुक जाते हैं। इस मौसम में यूँ ड्राइविंग ठीक नहीं, खासकर जब साथ में एक सुंदर युवती हो। नीरज ने मोहिनी की ओर देखते हुए उससे पूछा, क्या ख्याल है आपका, नाइट हॉल्ट करें हम? मोहिनी ने सहमति जताई। ओह श्योर, एक्चुअली मैं भी बहुत थक गई हूँ, इसलिए नाइट में रेस्ट करना ठीक रहेगा। कल बिल्कुल सवेरे निकल पड़ेंगे। कुछ ही देर में होटल सूर्या का बोर्ड देखते ही विनोद ने गाड़ी रोड से उतारकर होटल की ओर मोड़ दी। पार्किंग में 2-3 गाड़ियां ही पार्क थी। एक दुबला पतला सा दरबान भी था, जो गाड़ी पार्क होते ही दौड़ता हुआ आया और सलाम की मुद्रा में खड़ा हो गया। नीरज ने दरवाजा खोल उतरते हुए उसे सामान निकालने को कहा और खुद पीछे का दरवाजा खोल मोहिनी से उतरने का इशरार करने लगा। आइए मोहिनी जी, होटल आ गया। मोहिनी ने आहिस्ता से साड़ी का आंचल समेटा और उतर पड़ी। फिर बाहर निकलते ही एक दिलकश अंगड़ाई लेते हुए बोली, ओह सच में बहुत थकान सी लग रही है। नीरज तो जैसे अपनी पलकें झपकना ही भूल गया। तभी पीछे से विनोद ने उसकी पीठ पर हाथ मारते हुए कहा, अब क्या रात भर यहीं खड़े रहने का इरादा है तेरा? नीरज थोड़ा सकुचा कर चल पड़ा होटल की ओर। रिसेप्शन में 2 रूम आमने सामने के बुक करवा लिए नीरज ने। मोहिनी ने रूम में जाते हुए कहा, अब मेरे पास तो कोई नाइट ड्रेस और दूसरी चीजें ही नहीं, बैग तो मेरा कार में ही रह गया था और रास्ते में भी कोई शॉप ना दिखी जहां से कपड़े लिए जा सकते थे। अब कल सुबह कहीं से भी कपड़े और दूसरी चीजें खरीदनी होगी, बट मेरे पास पैसे नहीं हैं अभी। आप अभी खरीद कर दे दें मुझे, मैं मसूरी पहुंचकर आपके पैसे रिटर्न कर दूंगी। नीरज का चेहरा तमतमा गया। अगर आप यूं परायेपन की बात करेंगी तो, और वो दूसरी ओर देखने लगा। मोहिनी ने तुरंत बड़े प्यार से सॉरी कहा और चली गई रूम में। नीरज के पास एक्स्ट्रा टूथब्रश और नाइट ड्रेस रखे थे, तो उसने सोचा कि इनसे आज रात की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगी मोहिनी की, और वो चल पड़ा मोहिनी के रूम की ओर। दरवाजे पर लगी बेल दबानी चाही तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। वो मोहिनी को पुकारते हुए अंदर चला गया, पर मोहिनी नहीं दिखी। नीरज असमंजस में पड़ा बाहर आया और इधर उधर खोजने लगा मोहिनी को। तभी उसकी नजर कॉर्नर में ऊपर जाती सीढ़ियों पर पड़ी। नीरज मोहिनी को ढूंढते हुए टेरेस पर जा पहुंचा। बादलों की घनी चादर में चांद छुप गया था। तेज तूफानी हवाएं चल रही थी। नीरज वापस जाने ही वाला था कि उसे टेरेस के मुंडेर पर खड़ी मोहिनी दिखी। नीरज का कलेजा कांप उठा। मोहिनी बिल्कुल मुंडेर के किनारे पर खड़ी थी। नीरज ने पूरी शक्ति से आवाज लगाई, मोहिनी नीचे उतरो जल्दी, नहीं तो नीचे गिर जाओगी। और वो तेजी से लपका उसकी ओर। जैसे ही नीरज मोहिनी के पास पहुंचा, मोहिनी ने एकदम से उसे पलट कर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थी और रक्तिम सुंदर अधरों पर इतनी भयानक मुस्कान थी कि नीरज हतबुद्धि सा अपनी जगह पर जैसे जम सा गया। उसकी आवाज तक मानो गुम हो गई। तभी उसके कंधे पर हाथ मारते हुए विनोद बोला, क्या भयानक मौसम में यूं टेरेस पर क्या कर रहा है भाई? क्या छत से कूदकर जान देने का इरादा है? नीरज इस बुरी तरह चौंक कर विनोद को देखने लगा कि विनोद भी सहम गया। क्या हुआ दोस्त, सब ठीक तो है ना? नीरज किसी तरह बोला, ओ मोहिनी। विनोद बोला, अरे मोहिनी ने ही तो मुझे भेजा तुझे तलाशने को। वो अभी रूम में आई थी कि एक्स्ट्रा टूथब्रश और कपड़े हों, उसके लायक कुछ तो दे दें। क्या? नीरज चीख पड़ा। मोहिनी तो यहाँ मुंडेर पर खड़ी है टेरेस की, ओ देख उधर। तभी पीछे से आवाज आई, ओफो, यहाँ टेरेस पर क्या कर रहे हो दोनों? नीरज पलटा तो आश्चर्य से आंखें फैल गई उसकी। टेरेस के एंट्रेंस गेट पर मोहिनी खड़ी थी। ओह नो, नीरज के मुंह से निकला और वो अपनी आंखें मसलने लगा। मोहिनी एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ी। सूने टेरेस में जैसे सैकड़ों घुंघरे बज उठे हों। वो बोली, क्या हुआ नीरज जी, इस कदर हैरान परेशान क्यों हो रहे हैं? डिनर के लिए ही तो कहा है बस। विनोद ने नीरज का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, चल अब नीचे, बहुत हवा खा ली, अब जरा डिनर किया जाए। नीरज जैसे कठपुतली की तरह चल पड़ा। उसका दिलो दिमाग अब भी उसी दृश्य पर अटका था। जब मोहिनी ने पलटकर उसे उफ, उसने आवाज दी जोर से, मोहिनी। मोहिनी एकदम रुक गई और नीरज के पास आते हुए बोली, क्या बात है, बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। और उसने अपना नर्म मखमली हाथ नीरज के माथे पर फिराया। नीरज की आंखें जैसे मुदने लगी। तभी विनोद की मोबाइल रिंग बज उठी। उसने हेलो कहा। उधर से सरिता जी बात कर रही थी। हाँ विनोद बेटा, ये नीरज किधर है? मोबाइल कहाँ है उसका? वो यही है आंटी, विनोद बोला। लो आप बात करो उससे। और नीरज को मोबाइल दे दिया और आगे चल पड़ा। वो
नीरज ने जैसे ही हेलो माम कहा, सरिता जी बरस पड़ी। क्यों रे, तुझे क्या जरा भी चिंता नहीं मेरी? अब तक कॉल क्यों नहीं किया था तूने? और मोबाइल किधर है तेरा? नीरज कुछ बोलता कि मोहिनी ने मोबाइल लेकर बंद कर दिया और नीरज से बोली, बस अब ज्यादा बातें नहीं, आराम दो दिमाग को। उसकी आवाज में जैसे मौत का ठंडापन सा उतर आया था। सुनते ही नीरज के पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। उसने झटके से मोहिनी का हाथ उठाया और तेजी से चल पड़ा, विनोद को पुकारते हुए उसके पीछे पीछे। विनोद, रुक तो जरा। नीरज की सहमी हुई पुकार से विनोद के कदम एकदम रुक से गए। वो पीछे पलटकर बोला, क्या हुआ यार, घबराया सा क्यों है तू? नीरज बिना कुछ बोले जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरते हुए विनोद के करीब पहुंचा और उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, पता नहीं, बस मेरा सर थोड़ा घूम रहा है, चक्कर सा आ रहा है। तब तक मोहिनी भी उसके करीब आती हुई बोली, ओहो, आप लोगों ने कब से ना तो कुछ खाया है और ना ही रेस्ट किया है, तो सर तो चकराएगा ही ना। चलिए अब जल्दी से फ्रेश हो जाइए आप लोग, फिर डिनर का रेस्ट करते हैं। विनोद के पीछे किसी तरह कदमों को घसीटते हुए नीरज अपने रूम तक पहुंचा और बेड पर जाकर सीधे लेट गया। विनोद ने टोका, यार अब यूं पड़ा क्यों है, चल जल्दी से मुंह हाथ धो ले, फिर डिनर करते हैं। नीरज ने अनमने ढंग से कहा, जा पहले तू रेडी हो जा, तब तक मैं लेटता हूँ। और उसने आंखें बंद कर ली। विनोद टॉवल लेकर वॉशरूम में चला गया। कोई 10 मिनट बीते होंगे कि नीरज को रूम में आहट सुनाई दी। ओहो, विनोद आ गया तू, कहते हुए उसने आंखें खोली, पर आंखें खोलते ही वो बेतहाशा चीखने लगा। उसके बिल्कुल ऊपर एकदम करीब मोहिनी झुकी हुई थी। उसके घुंघराले से बाल नीचे लटक रहे थे और लाल लाल आंखों में वो सियाना चमक लिए वो अपने होठों पर जीभ फेर रही थी। नीरज को लगा कि वो उसका खून पीने वाली है। नीरज की चीखों से बेपरवाह मोहिनी और भी खूनी नजरों से घूरने लगी। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और विनोद टॉवल पहने ही हड़बड़ाते हुए बाहर निकला। नीरज की चीखें उसे अंदर तक सुनाई दे रही थी, पर जब वो बाहर निकल कर आया तो देखा कि नीरज बेड पर लेटा हुआ चीखे जा रहा है और मोहिनी हाथों में तौलिया लिए उसे आश्चर्य से घूरे जा रही थी। क्या हुआ नीरज? विनोद ने उसे झंझोड़ कर होश में लाते हुए कहा, चीख क्यों रहे हो आखिर तुम? नीरज उठकर बैठ गया और फटी फटी आंखों से विनोद को देखने लगा। फिर बोला, अभी वो मोहिनी बिल्कुल मेरे पास थी, उसकी नजरें। क्या हुआ मेरी नजरों को नीरज जी? मोहिनी ने आगे आकर कहा तो नीरज की मानो बोलती ही बंद हो गई। मोहिनी अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाती हुई फिर बोली, कहिए ना नीरज जी, क्या बोल रहे थे मेरी नजरों के बारे में? नीरज चुपचाप शून्य में देखता रह गया। विनोद ने बेड पर बैठते हुए कहा, क्या यार, तू भी ना अभी मेरा हार्ट फेल करा देता, कोई इतनी जोर से चीखता है भला, और तू चीखा क्यों था मेरे भाई? मोहिनी बीच में ही बोल पड़ी, मैं भी मुंह धोकर आ रही थी रूम से बाहर की नीरज जी की चीखें सुनाई दी। मैं तो घबरा ही गई थी कि पता नहीं क्या अनहोनी हो गई, पर थैंक गॉड एवरीथिंग इज फाइन। नीरज अब तक एक शब्द नहीं बोल पाया था। विनोद ने उसे जबरदस्ती बेड से उठाकर वॉशरूम भेज दिया। जा यार, जरा ठीक से ठंडे पानी से नहा ले, तब शायद तेरा दिमाग ठीक हो। तब तक मैं डिनर का ऑर्डर करता हूँ। नीरज धीरे धीरे शिथिल कदमों से वॉशरूम की ओर चल पड़ा। उसने वहां लगे आईने में अपनी सूरत देखी। उफ, कितना थका हुआ और डरा हुआ चेहरा लग रहा है उसका। फिर नीरज ने शावर ऑन किया और देर तक नहाते रहा। अभी वो टॉवल लेकर बदन पोंछ ही रहा था कि वॉशरूम के डोर पर नॉक करने की आवाज आई। नीरज झल्लाहट में बोला, आ रहा हूँ यार, क्यों बेसब्र रहा है तू? और उसने टॉवल लपेटकर दरवाजा खोल दिया। उसे कोई नजर नहीं आया। तभी नीरज की निगाह सामने फर्श पर गई। पूरे फ्लोर पर उल्टे पैरों के विचित्र से फुटप्रिंट दिखे। वो मन ही मन कांप उठा। हे भगवान, ये उल्टे पैरों के निशान कैसे और किसके हैं? अगर कोई वॉशरूम का दरवाजा नॉक करने आया होगा तो वो सामने से ही चलकर ही आएगा ना, ये उल्टे चलकर तो नहीं। तभी उसके दिमाग में अचानक मॉम की तस्वीर उभर आई। नीरज ने सोचा, मॉम से बात करता हूँ, थोड़ा रिलैक्स फील होगा, और अपना मोबाइल ढूंढने लगा। पर ना तो पॉकेट में ना बेड में, कहीं नहीं मिला उसका मोबाइल। नीरज गुस्से से बड़बड़ाया, ए विनोद भी ना जाने कब आएगा, हो सकता है कि मेरा मोबाइल उसी के पास हो। इतने में रूम का दरवाजा खुला। नीरज चिल्लाया, ओह विनोद, कितनी देर लगा दी तुमने, मेरा मोबाइल क्या तुम्हारे? वो बाकी की बात बोल ही नहीं पाया क्योंकि दरवाजे पर विनोद नहीं बल्कि मोहिनी खड़ी थी। नीरज उसे देखते ही पीछे हटा तो मोहिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी।
अरे अरे, यूं डर क्यों रहे हैं आप उससे? क्या दीवार पर चलते हुए देख लिया मुझे? और वो फिर से हंसने लगी। नीरज अब पूरी जोर से चिल्लाया, क्या बकवास कर रही हो? कौन हो तुम? सच सच बताओ। मैं? मोहिनी ने बड़ी अदा से अपने सीने पर हाथ रखकर पूछा, आप मुझे नहीं जानते? मोहिनी हूं मैं, मोहिनी। और वो फिर बड़े जोर से हंसने लगी। नीरज ने विनोद को पुकारा, विनोद किधर हो भाई, जल्दी आओ यहाँ। और वो बेड की ओर बढ़ा। तभी विनोद वहां दौड़ता हुआ आया। क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम? नीरज बस इतना कह सका, प्लीज मेरा मोबाइल कहाँ है, बताना, मुझे मॉम को कॉल करना है। ओह गॉड, विनोद झल्लाया, एक मोबाइल के लिए इस कदर चिल्ला रहा था तू? हद करता है तू भी। तभी मोहिनी ने आगे बढ़ते हुए कहा, ओह नीरज जी, आप भी न बिल्कुल ही भुलक्कड़ हो। जब हम टेरेस से उतर रहे थे तो आपने ही तो मुझे ऑफ करके दे दिया था अपना मोबाइल। ए लीजिए आपका मोबाइल। और उसने नीरज की ओर मोबाइल बढ़ाया। नीरज की हिम्मत नहीं हुई कि वो मोहिनी के हाथ से मोबाइल ले ले, इसलिए बस धीरे से कहा, ओके, मोबाइल को बेड पर रख दो आप। विनोद बड़ी हैरत से घूर रहा था नीरज को। फिर बोला, चलो पहले चलकर डिनर कर ले, हम डाइनिंग हॉल में डिनर लग गया है। वैसे भी अब इतनी रात के किसी को कॉल करना ठीक नहीं, सो रहे होंगे सब। मोहिनी आगे आगे चल रही थी। सीढ़ियां उतरते हुए नीरज और विनोद उसके पीछे चल रहे थे। विनोद डिनर के बारे में बता रहा था, पर नीरज का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मोहिनी के पैरों की ओर लगा था, जिसमें उसने बड़े ही खूबसूरत ब्लैक हाई हील शूज पहन रखे थे। विनोद ने उसके कंधे पर मारा, क्या देख रहा है यूं तू मोहिनी जी के शूज? पसंद आ गए क्या बहुत? मोहिनी पीछे पलटकर हंस पड़ी, शूज नहीं विनोद जी, ये मेरे पैरों के बारे में सोच रहे हैं, शायद वो उल्टे हैं या सीधे। विनोद भी हंस पड़ा, उल्टे पैर? वो तो डायन या चुड़ैल के होते हैं जी, आप तो अप्सरा हो कोई। तब तक डाइनिंग हॉल आ गया। तीनों कॉर्नर की टेबल पर बैठ गए और वेटर डिनर सर्व करने लगा। नीरज ने गिलास उठाया और पानी पीते हुए मोहिनी के बारे में सोचने लगा, कौन है आखिर? तभी उसे एक ख्याल आया। उसने अपने हाथ से पानी से भरा जग मोहिनी की तरफ गिरा दिया। ओह गॉड, ये क्या है? बड़बड़ाती हुई मोहिनी खड़ी हो गई। उसके शूज पूरे गीले हो गए थे। विनोद ने टिश्यू पेपर देते हुए कहा, आप जल्दी से अपने शूज निकाल कर पैरों को पोंछ लीजिए, नहीं तो इस मौसम में सर्दी लग जाएगी। ओके, लाइए नैपकिन, मोहिनी ने कहा और दूसरे किनारे वाली चेयर पर बैठकर वो शूज निकालने लगी। नीरज का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो टकटकी लगाए उधर ही देख रहा था। नीरज की आंखें पल भर के लिए भी उस कॉर्नर से नहीं हट रही थी जिधर बैठकर मोहिनी अपने गीले शूज निकाल रही थी। पल पल उसकी धड़कन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। तभी मोहिनी शूज उतारने के लिए झुकी कि लाइट ऑफ हो गई। पूरे हॉल में घुप अंधेरा छा गया। नीरज एकदम डर कर विनोद की चेयर के पास सरक गया। इतने में नीरज को लगा कि जैसे किसी ने कुछ चुभाया है उसके कंधे पर। वो पूरी ताकत से चीख पड़ा, कौन है? जल्दी लाइट ऑन करो। विनोद ने हड़बड़ाकर अपना मोबाइल टॉर्च ऑन किया और नीरज को देखते हुए बोला, क्या हुआ यार? क्या आज रात चीखने का कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का इरादा है तेरा? नीरज कुछ बोलता कि उसके पीछे से मोहिनी आते हुए बोली, सच में आज तो आप लगता है मुझे डरा डरा कर ही मार डालेंगे। तभी लाइट आ गई और हॉल फिर से रोशन हो उठा। नीरज ने देखा कि मोहिनी शूज पहन चुकी थी वापिस। ओह, वो मन ही मन बुदबुदाया, इतना अच्छा मौका मिला था पर अफसोस इस लाइट के कारण हाथ से निकल गया। डिनर जैसे तैसे फिनिश कर नीरज जल्दी से उठ गया और बोला, अब मैं रूम में जा रहा हूँ, बड़ी नींद आ रही है। विनोद ने नाराजगी जताते हुए कहा, क्या यार, हम लोगों का वेट तो कर 5 मिनट, फिर साथ में चलते हैं। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, इतनी जल्दी क्या है आपको सोने की? इतनी सुहावनी बरसाती रात है, चलिए जरा बारिश की फुहारों का मजा लेते हैं। और वो उठकर बाहर की ओर चल पड़ी। विनोद भी पानी पीकर नैपकिन से हाथ पोंछते हुए उठ खड़ा हुआ। चलना यार, सच में बाहर क्या गजब का नज़ारा है। और उसने नीरज का हाथ पकड़कर खींचा। ओफो, नीरज गुस्से से उबल पड़ा, हद कर दी यार तूने तो, मुझे नहीं जाना कहीं, मैं जा रहा हूँ ऊपर रूम में। और वो तैस में पैर पटकते हुए चल दिया। विनोद भी भुनभुनाते हुए बाहर चला गया। नीरज जल्दी जल्दी सीढ़ियों से ऊपर पहुंचा तो देखा कि उसके रूम का दरवाजा खुला हुआ था। वो सहम गया, हे भगवान, ये दरवाजा कैसे खुला हुआ है? डिनर के लिए तो जाते समय बंद करके गए थे। वो कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने सीढ़ियों के पास आकर विनोद को जोर से आवाज लगाई, विनोद कहाँ हो? जल्दी से ऊपर आओ। पर सीढ़ियों पर सन्नाटा छाया रहा।
कोई प्रत्युत्तर न मिलते देख फिर नीरज हिम्मत कर अंदर रूम में जाने लगा। पर जैसे उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा, वहां का दृश्य देख वहीं का वहीं स्टैचू बन खड़ा रह गया। अंदर रूम में सीलिंग फैन के हुक से लटक कर मोहिनी झूल रही थी। उसके बाल चेहरे पर छितराए हुए थे और बड़ी बड़ी लाल आंखें दहकती हुई मानो नीरज को जला देना चाह रही थी। नीरज को देखते ही मोहिनी इतने भयंकर स्वर में चीखी कि नीरज के होशो हवास गुम हो गए। नीरज नीरज जल्दी से उठना यार, चल जल्दी कर। विनोद की पुकार सुनकर नीरज एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठा और आंखें खोलते ही उसे कल रात का भयानक दृश्य याद हो आया। वो सहम कर अटकते हुए बोला, ओ मोहिनी, मोहिनी किधर है? मोहिनी? विनोद उसे आश्चर्य से घूरने लगा। हाँ यार, नीरज धीमी घबराई हुई आवाज में बोला। वो अभी किधर है? कौन किधर है मेरे भाई? विनोद उसे झंझोड़ते हुए बोला। तू बात किसकी कर रहा है आखिर? नीरज अब एकदम उठकर बैठ गया। मोहिनी की, वही जो कल रात हमारे साथ थी इस होटल में। हमारे साथ? विनोद अब थोड़ा अचरज में पड़ गया। हमारे साथ भला कोई मोहिनी कैसे और क्यों रुकेगी? नीरज अब विनोद के कंधे पकड़कर जोर देते हुए बोला, क्या याद नहीं, कल रास्ते में आते समय हमें मोहिनी मिली थी। विनोद ने उसके दोनों गाल पर हल्के से चपत लगाई। होश में आ यार, लगता है कोई सपना देख रहा था तू, सपने से बाहर निकल अब। नीरज अब खड़े होकर गुस्से से चिल्लाया, मतलब तू नहीं जानता मोहिनी के बारे में कुछ? और जो कल रात यही इसी होटल में रुकी थी, हमारे साथ गाड़ी में आई थी वो इस होटल में, और तू बोल रहा। ओके मैं भी क्लियर कर देता हूँ यार। विनोद ने उसका हाथ पकड़ा और नीचे रिसेप्शन में लेकर आया। वहां बैठे रिसेप्शनिस्ट से विनोद ने पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आप जरा बताएंगी कल हम इस होटल में आए तो हमारे साथ कोई युवती थी क्या? जी। रिसेप्शनिस्ट की आंखें सिकुड़ गई। युवती? आप भला क्यों मजाक कर रहे हैं? सर आप लोग तो दोनों ही आए थे कल रात। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? नीरज चिल्ला पड़ा। क्या तुम्हें कम दिखाई देता है क्या आंखों से? जो एक चलती फिरती युवती नजर नहीं आई तुम्हें? रिसेप्शनिस्ट अवाक हो विनोद का मुंह ताकने लगा, फिर कहा, शायद कोई मेंटल प्रॉब्लम हुई है इन्हें। नीरज गुस्से में भरा डाइनिंग हॉल की ओर चल पड़ा। वहां सर्व कर रहे वेटर में से एक को रोककर पूछने लगा, कल रात तुम थे ना यहाँ जब हम डिनर करने आए थे? जरा बताओ अपने इस रिसेप्शनिस्ट को कि कल हमारे साथ यहाँ एक लड़की थी या नहीं? लड़की? आप लोगों के साथ? वेटर अपना सर खुजाने लगा। नहीं जी सर, आप तो बस 2 लोग थे डिनर के टाइम पर। नीरज का सर चकराने लगा। वो वहीं चेयर पर लड़खड़ा कर बैठ गया। विनोद ने उसे पानी देते हुए सांत्वना भरे शब्दों में कहा, प्लीज संभाल अपने आप को, लगता है कोई डरावना खौफ देखा है तूने। चल अब हिम्मत से काम ले और तैयार हो जा, हमें अभी देहरादून के लिए निकलना है। आंटी सुबह से कई मैसेज भेज चुकी है। नीरज खोया सा उठा और चल पड़ा तैयार होने। उसके दिलो दिमाग पर मोहिनी का छाया खौफ उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। विनोद ने नीरज को चेतावनी दी, देख अब ऐश्वर्या के मम्मी पापा के आगे यूं बहकी बहकी बातें ना कर बैठना। कमान यार, चियर अप। एक सुंदर से बंगलों के आगे विनोद ने गाड़ी रोकी। लो एड्रेस पर तो हम आ गए आखिर, अब चलकर मिलते हैं आपके ऐश्वर्या जी से। नीरज के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। गाड़ी पार कर जैसे ही वो सिक्योरिटी गार्ड को बताने लगे अपने बारे में कि गेट खुला और एक अधेड़ उम्र के सज्जन बढ़िया पोशाक पहने बाहर निकले। उन्हें देखते ही वो बोल पड़े, कहीं आप लोग दिल्ली से तो नहीं आए हैं? सरिता जी के बेटे। जी नमस्ते अंकल। विनोद बोला, ये मेरा दोस्त नीरज है, सरिता आंटी का बेटा, और मैं विनोद हूँ नीरज का दोस्त। नीरज ने भी नमस्ते किया और फिर बोला, आपका बंगलो बहुत ही खूबसूरत है। ओह थैंक यू। उन सज्जन ने कहा, आइए आप लोग अंदर चलकर आराम से बैठिए। हॉल में पहुंचकर उन सज्जन ने अपनी बीवी को आवाज़ दी, किधर हो तुम? तुम्हारी फ्रेंड का बेटा आ गया है दिल्ली से। ओहो, किधर है नीरज बेटा? कहती हुई एक अधेड़ उम्र की सुंदर महिला सिल्क की साड़ी और शाल पहने अंदर आई। उन्हें देखते ही नीरज और विनोद ने उठकर विश किया। वो महिला नीरज के पास आकर बैठी और बोली, वाह, एकदम अपनी मम्मी जैसे ही लग रहे हो तुम, स्वीट। नीरज थोड़ा सकुचाया और फिर थैंक्स से कहकर इधर उधर देखने लगा। विनोद मुस्कुराते हुए बोला, आंटी जी ऐश्वर्या जी को बुलवा दीजिए पहले, हमारे दोस्त बेचैन हो रहे हैं उन्हें देखने के लिए। ऐश्वर्या की मम्मी भी हंस पड़ी, हाँ बस अभी बुलाती हूँ, और 2 दिन से अपनी फ्रेंड की शादी में बाहर गई हुई थी, आज दोपहर ही पहुंची है वापस। फिर वो अंदर गई। एक नौकर चाय नाश्ते की ट्रे रख गया।
दोनों दोस्त चाय नाश्ता करते हुए ऐश्वर्या के डैड से बातें करने लगे। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, हाय गाइज, हाउ आर यू। सज्जन उठ खड़े हुए, आओ बेटी आओ। नीरज ने भी हेलो कहते हुए उठना चाहा, पर वो उठकर तेजी से चीखते हुए बाहर भाग गया। हाल में मोहिनी खड़ी थी। वो आराम से चलते हुए आई और हैरानी दिखाते हुए बोली, ये क्या हुआ इनको, इस तरह भाग क्यों गए ये चीख कर। विनोद शर्मिंदा सा होता हुआ बोला, वो पता नहीं क्यों ये कुछ समय से ऐसा ही अजीब बर्ताव कर रहा है, मैं देखता हूँ उसे। ओके, आप लोग से अभी क्षमा चाहूँगा। और वो चला गया नीरज के पीछे भागते हुए। ऐश्वर्या के मम्मी पापा आश्चर्य से बोले, क्या माजरा है आखिर। ऐश्वर्या तुनक कर बोली, क्या मॉम, आप एक मेंटल से मेरी शादी कराना चाहते थे। हूँ, और अपने रूम में चली गई। रूम में जाते हुए उसके फेस पर जो खुशी उमड़ रही थी वो उसके मम्मी पापा ना देख पाए। देहरादून के होटल के रूम में बेड पर लेटा नीरज गहरी नींद में सो रहा था। उसे नींद का इंजेक्शन लगाया गया था। डॉक्टर ने उसकी परेशान बदहवास हालत देखकर और इधर रूम की बालकनी में टहलते हुए विनोद मोबाइल पर कह रहा था, कांग्रेचुलेशन डियर, हमारा प्लान सक्सेस हो गया। नीरज मर जाएगा पर तुमसे शादी नहीं करेगा। उधर से ऐश्वर्या उर्फ मोहिनी बोली, ओह आई एम सो हैप्पी डियर, मैं तो अपनी मम्मी की प्रॉमिस की वजह से मजबूर हो गई थी जो उन्होंने नीरज की मम्मी से किया था कि मेरी शादी नीरज से ही होगी। विनोद बोला, जब होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने में कनाडा गया था तभी तुमको वहाँ देखते ही दिल हार गया अपना। और जब तुमने बताया कि तुम्हारी शादी तुम्हारी मम्मी ने अपनी फ्रेंड के बेटे से पक्की कर दी है तो बस मैं प्लानिंग में जुट गया और फिर सारी योजना बना डाली। ऐश्वर्या हंसी, इसलिए मैंने नीरज की मम्मी को राजी कर लिया कि वो मेरी पिक्स पहले से नीरज को नहीं बताएगी और इससे मेरी एक्टिंग और उस पोर्टेबल प्रोजेक्टर का भी इम्पोर्टेंट रोल रहा, जिसके कारण मैं टेरेस के दरवाजे पर खड़ी रह के ही प्रोजेक्टर से अपनी भयानक इमेज टेरेस की मुंडेर पर बता रही थी। और वो खतरनाक कॉन्टेक्ट लेंस। विनोद बोला, वो भी तो बड़े सहायक रहे तुम्हें चुड़ैल साबित करने में। और जब तुमने रात में बाहर जाने का नाटक कर पीछे के रास्ते से रूम में पहुंचकर लटकने का ड्रामा किया, वो तो क्या कमाल का था, वाह सुपर्ब। ऐश्वर्या खिलखिला पड़ी, ओह थैंक्स, बट मुझसे ज़्यादा कमाल की तो एक्टिंग तुम्हारी थी। कितने अनजान परेशान से घूम रहे थे तुम, और तो और तुमने तो नीरज को पता तक नहीं लगने दिया कि वो रात वाला होटल जहाँ सारा ड्रामा प्लान किया वो तुम्हारा ही है। विनोद ने बड़ी ही अदा से कहा, इसीलिए तो बेबी सब इतनी आसानी से प्लान कर सका। मैं अपने सारे एम्प्लॉयज़ को मैंने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि मैं अपने दोस्त के साथ एक मज़ेदार गेम खेल रहा हूँ और उन्हें मेरी हाँ में हाँ मिलानी है। ओके डियर, बट कभी जब पता चलेगा नीरज को तब। ऐश्वर्या ने पूछा, ओह तब की तब देखेंगे। विनोद बेफिक्री से बोला, वो भी तो मोहिनी पर मोहित हो गया था और कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब जायज है, तो फिर कसूरवार कैसे हुए हम। ऐश्वर्या भी हंसते हुए बोली, ओह यू आर सो इंटेलिजेंट, मुझे पता है, विनोद ने कहा और मोबाइल ऑफ करने वाला ही था कि उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा। विनोद ने सामने देखा तो नीरज खड़ा था। नीरज ने विनोद को फोन पर बात करते हुए सुन लिया था। विनोद कुछ बोल नहीं पाया और शर्म से लाल हो गया। विनोद का फोन अभी भी चालू था और दूसरी ओर मोहिनी लाइन पर सब सुन रही थी। शायद जो विनोद के गाल पर तमाचा पड़ा था उसका एहसास मोहिनी को भी हो रहा था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।